अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। अब तक हमने जो पीपीएससी एग्ज़ाम 19 मार्च को कंडक्ट हुआ था उसके 48 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट 27 एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। MCQ number 49 was, you are seeing a young patient who had a partial meniscectomy. She has no cognitive deficits and partial weight bearing is allowed. Which of the following devices and gait pattern is recommended for this patient? Option A was crutches 3-point gait. Option B standard walker 3-point gait. Option C standard walker 4-point gait. And option D crutches swing through gait. And the correct option was crutches 3-point gait. जो इसका करेक्ट आंसर है वो मुझे भी श्योर नहीं है, लेकिन एक बुक सर्कुलेट कर रही है फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप पे। प्रोमेट्रिक एग्जाम्स हैं, आई थिंक सऊदीया के लिए हैं। उसमें ये एमसीक्यू मेंशन्ड है, एज इट इज स्टेटमेंट मेंशन्ड है, और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो क्रचेस 3-point गेट है। अगर ये करेक्ट ऑप्शन है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर कोई और करेक्ट ऑप्शन है तो आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज, स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं उसमें मसल्स को लेंथनिंग की तरफ लेकर जाते हैं, तो जो टेंसाइल फोर्सेस है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस्ड होती है और कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड करता है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल का एक ऑप्शन था जो कि करेक्ट ऑप्शन था, और उसके अलावा कुछ और ऑप्शन थे। तो जो मेजर हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है मसल का, हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसकी वजह से मेजर मसल की लेंथनिंग होती है। Next MCQ was, what is the difference between gait of an old person compared to a young adult? Options were double sport time is less in young adults as compared to old, stride length is more in young age, step length is more in young age, or none of these. And the correct option was डबल स्पोर्ट टाइम इज़ लेस इन यंग एडल्ट्स। कि जो यंग एडल्ट्स हैं उनके वो गेट का वो फेज़ जहाँ पे दोनों लिम्स स्पोर्टेड होते हैं ग्राउंड पे, वो टाइम पीरियड कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो बैलेंस के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ओल्ड एज के अंदर डबल स्पोर्ट टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन यंग एज के अंदर वो चीज़ कम होती है। Next MCQ was, which of the following is not a part of normal physiological aging process? Option A was blood pressure decrease at rest and exercise. Option B was bone mass is decreased. Option C balance is compromised. Option D visual changes occur. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन जहाँ तक मुझे याद है, जो ऑप्शन है वो एज इट इज़ याद नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई चीज़ थी, वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन बोन मास डिक्रीज़ होता है, बैलेंस भी कंप्रोमाइज़ होता है और विजुअल चेंजेस भी होते हैं। जो रिमेनिंग ऑप्शन थे वो सारे किसी न किसी तरह सेंस बन रही थी उनकी, लेकिन ब्लड प्रेशर वाला एक था जो कि इतना श्योर नहीं था, तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन वो था। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन था तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Next MCQ was, a 10-year-old boy presents to outpatient physical therapy with complaints of diffuse pain in the right hip, thigh, and knee joint. The patient was involved in road traffic accident 3 weeks ago. He is also obese. The right lower extremity is held by patient in a position of flexion, abduction, and lateral rotation. Which of the following is most likely to be the source of patient signs and symptoms? Option A, greater trochanteric bursitis. Option B, avascular necrosis. Option C, slipped capital slipped femoral capital epiphysis, and option D none of these. And the correct option was slipped femoral capital epiphysis। ये जो मैंने अभी बुक डिस्कस की है प्रोमेट्रिक एग्जाम की, उसी का ही एमसीक्यू की स्टेटमेंट है और वहाँ ही पे ये करेक्ट ऑप्शन है, स्लिप्ड फेमरल कैपिटल एपिफिसिस। आई वाज कंफ्यूज बिटवीन एवियन एंड स्लिप कैपिटल फेमरल एपिफिसिस, क्योंकि ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो फीमर की नेक का फ्रैक्चर भी हो सकता है और उसकी वजह से एवियन भी हो सकती है, और एवियन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जो बुक एमसीक्यू की बुक है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन मेंशन हुआ हुआ दैट इज लेफ्ट फेमरल कैपिटल एपिफिसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज थीम एनालिसिस फिनोमेनोलॉजी इंटरव्यू ईटीसी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिजाइन। ऑप्शन ए was descriptive study, option B quantitative study, option C qualitative study, and option D एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज क्वालिटेटिव स्टडी। कुछ और भी कीवर्ड्स थे यूज़ होने वाले, लेकिन जो मेजर कीवर्ड्स थे वो थीम एनालिसिस, फिनोमेनोलॉजी और इंटरव्यू बेस्ड चीज़ें थी, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ क्वालिटेटिव स्टडी। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज, द क्लीस टेंडन इज अटैच्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स? टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर और फिबुला। और इसका करेक्ट ऑप्शन था कैल्केनियस।
Next MCQ was, you are seeing a patient who had a fall history, X-ray confirmed shoulder dislocation. Which of the findings you are least likely to find in this patient? Humeral head can be palpated, pain with movement, crepitus during shoulder motion or swelling. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज अकॉर्डिंग टू मी द क्रेपिटस ड्यूरिंग शोल्डर मोशन, क्योंकि अगर शोल्डर डिसलोकेशन है तो इसका मतलब है ह्यूमरस हेड और क्लिनॉइड कैविटी के बीच में कोई आर्टिकुलेशन नहीं है। तो क्रेपिटस का साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा अगर दोनों बोन्स आपस में मिल ही नहीं रही। ह्यूमरल हेड कैन बी पल्पेटेड के ह्यूमरस का हेड आप पल्पेट कर लेंगे, अगर वो डिसलोकेटेड है मूवमेंट करेंगे पेन ऑब्वियसली होगा, डिसलोकेशन है स्वेलिंग भी मिल सकती है, लेकिन क्रेपिटस एक ऐसी चीज़ है जो कि अनलाइकली है कि आपको मिले। Next MCQ was, you are assessing a 38-year-old male patient during standing. His talus bones move laterally. Which of the following options best describes it? Options were supination, pronation, plantar flexion or information is not sufficient. जहाँ तक मुझे याद है कुछ इसी तरह का था। अगर टेलस की मोशन का बताया था कि टेलस लेटरली मूव कर गई है, तो ये फुट की कौन सी मोशन है? आई थिंक सो कि इसी तरह की स्टेटमेंट थी, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनती है टेलस के लेटरल जाने की वजह से, दैट इज सुपिनेशन, और अगर टेलस मीडियली आ जाती तो दैट वुड बी प्रोनेशन। Next MCQ was, Hoffman sign is similar to Babinskian sign in which there is flexion of thumb when the middle phalanx nail is stabbed or flickered. It is positive in upper motor neuron lesion, lower motor neuron lesion, muscle dystrophy और cardiovascular problems। और इसके करेक्ट ऑप्शन था अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये हॉफमैन साइन है कि आप मिडल फेलिंग्स के फिंगर को जब फ्लिक करते हैं, एग्जामिनर उसको फ्लिक करता है, टैप करता है, तो जो पेशेंट का थंब है उसकी रिफ्लेक्सिव फ्लेक्शन होती है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। Next MCQ was, which of the following is an indication of pulmonary suctioning? Options were unproductive cough, breath sounds or wet trails, respiratory distress or all of these। इसके अंदर कन्फ्यूजन थी कि ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन एक सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है। जो कॉमन सेंस मैंने यूज़ किया वो ये है कि पेशेंट की अनप्रोडक्टिव कफ है, तो इसका मतलब है स्पूटम नहीं है। ब्रेथ साउंड और वेट ट्रेल्स अगर आ रहे हैं तो सिक्रीशंस हैं, तो ये ब्रेथ साउंड्स आ रहे हैं, आपको वेट ट्रेल्स आ रही हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कुड भी पॉसिबल कि जो कॉज है वो सक्शनिंग का, जो सिक्रीशंस हैं वो बिल्डअप हो गई हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे नज़दीक के जो ब्रेथ साउंड्स और वेट ट्रेल्स है वो एक करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव कफ है तो देयर माइट बी अ कंडीशन कि पेशेंट को कोई ऐसी लंग कंडीशन है जिसके अंदर स्पूटम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। स्पूटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो कफ अनप्रोडक्टिव है, तो वहाँ सक्शनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, आपके सिक्रेशंस के बिल्डअप होने की वजह से डिस्ट्रेस हो सकती है, लेकिन कोई ओनली कॉज नहीं है, डिस्ट्रेस किसी और वजह से भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि यही इंडिकेशन है कि आप फ़ौरन सक्शनिंग कर दें। तो इस वजह से ऑल ऑफ दीज मैंने क्लिक नहीं किया, और मेरे नज़दीक ब्रेथ साउंड बैटरीज करेक्ट ऑप्शन था। अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन था तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आपको एक फ़ीमेल पेशेंट देख रहे हैं आईसीयू में, जिसका ब्रीदिंग पैटर्न बताया था कि पहले पेशेंट जो है शी इज़ गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और फिर एक पॉज आता है, और पेशेंट जब इनहेल करती है तो चेस्ट वॉल अंदर की तरफ मूव करती है, और जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो चेस्ट वॉल बाहर की तरफ मूव करती है। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करती हैं? ऑप्शन वर पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, और शी इज़ अपर चेस्ट ब्रीदर, शी इज़ अ लोअर चेस्ट ब्रीदर, और शी हैज़ अ बैरल चेस्ट। एक ये भी ऑप्शन थी, एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। नॉर्मली जब पेशेंट इनहेल करता है तो चेस्ट वॉल बाहर की तरफ मूव करनी चाहिए, और जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो चेस्ट वॉल अंदर की तरफ मूव करनी चाहिए। अगर ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज, यू आर सीइंग अ 70-year-old फीमेल विद प्रॉब्लम्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और आपने जब असेसमेंट की है तो आपको पता चला है कि रेजिडुअल वॉल्यूम मिक्चुरेशन के बाद इतना ज़्यादा नहीं है, और कोई पेशेंट को इन्फेक्शन भी नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऑप्शन में था या तो परमानेंट कैथेटराइजेशन सजेस्ट करेंगे, इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन, और एक एमसीक्यू था जिसमें था कि आप उसके टॉयलेटिंग स्केड्यूल बना देंगे कि पेशेंट ने सपोज हर घंटे बाद या इतने घंटे बाद टॉयलेट जाना है, और एक और ऑप्शन थी। तो मेरे नज़दीक क्योंकि मिक्चुरेशन के बाद रेजिडुअल वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम पेशेंट की अगर टॉयलेट ट्रेनिंग ही करवा दें, एक हम स्केड्यूल बना दें
कि हम सपोज कर लें कि इतनी देर बाद उसके ब्लैडर की फिलिंग होगी, तो अगर पेशेंट सपोज 3 घंटे में फिलिंग होगी तो 2 घंटे बाद अगर पेशेंट चला जाता है, यूरिनेशन करता है, और क्योंकि बताया है इसके अंदर कि रेजिडुअल वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं बचता मैक्चुरेशन के बाद, तो हम इसके साथ मैनेज कर सकते हैं, हमें कैथेटराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे नज़दीक दैट वाज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। Next MCQ, after acute injury, leukocytes rush into the bloodstream. What is the next step that takes place? Options were adhesion, margination, engulfment, or I think there was another option, and the correct option, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि जहाँ तक मुझे याद है कि जब ल्यूकोसाइट्स पहुँचते हैं उस साइट के ऊपर, तो फिर जब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आ जाते हैं तो फिर उन्होंने ब्लड स्ट्रीम से निकल के उस साइट पे आना होता है। वहाँ पे एक रोलिंग का मेकनिज़म है, फिर उसके बाद एडहेजन है, एडहेजन के बाद फिर डायपेडिसिस होती है, वहाँ से निकल कर वो इन्फेक्शन साइट पे जहाँ भी मसला है वहाँ जाते हैं, और एक मार्जिनेशन भी प्रोसेस है। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था कि ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने के बाद एग्जैक्ट कौन सा स्टेप है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। Next MCQ was, you're seeing a patient who had a bicep injury. There is a mild swelling and the patient only feels pain when the structure is stressed. इसमें जो मेजर बात हमें देखने को मिली थी कि एक तो उसे इंजरी है, माइल्ड इंजरी है, माइल्ड स्वेलिंग है, और जो पेन है वो सिर्फ तब हो रहा है जब आप उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेस कर रहे हैं। तो कौन से ग्रेड की इंजरी है, और द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज़ ग्रेड 1 इंजरी, कि सब कुछ माइल्ड है और जब सिर्फ स्ट्रेस कर रहे हैं तभी दर्द हो रहा है, तो कोई माइक्रोस्कोपिक इंजरी है, और माइक्रोस्कोपिक इंजरी हमें देखने को ग्रेड 1 इंजरी के अंदर मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन वाज कि आपके पास एक पेशेंट है जिसको पेन एंड नमनेस है राइट आर्म के अंदर, और ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पेन एग्रावेट कर जाता है, और पेशेंट का जो पोस्चर है वो राउंडेड शोल्डर है और काइफोटिक पोस्चर है। तो पेशेंट की क्या मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकती है? ऑप्शंस में इम्पेंजमेंट सिंड्रोम, टॉस, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, और नन ऑफ दीज। और इसके अंदर जो आई थिंक सो कि इसका थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम था, कि पेशेंट का जो पोस्चर, जो जो चीज़ मुझे इस आंसर की तरफ लेके जा रही है, दैट इज़ द पोस्चर, कि पेशेंट का राउंडेड शोल्डर्स है, काइफोटिक पोस्चर है। और टॉस के अंदर अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो टॉस के अंदर हमारे पास ऑल्टर और एब्सेंट सेंसेशन हो सकती हैं, पेन हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, और ओवरहेड एक्टिविटीज़ से आपका जो पेन है वो एग्रेवेट कर सकता है, जैसे ओवरहेड थ्रोइंग है। और इसके अंदर जो पोस्चर है पेशेंट का वो ख़राब हो सकता है। लेकिन कुछ जो कुलीग्स हैं वो उन्होंने आर्ग्यू किया है कि इसका इम्पेंजमेंट सिंड्रोम था। तो अ, अगर उनको ऐसा लगता है तो दैट कुड आल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन मेरे नज़दीक इट वाज टॉस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, और बेस्ड ऑन द ऑल ऑफ द क्लिनिकल सिनेरियो। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आपके पास एक पेशेंट है जिसकी बिलो एल्बो एम्पुटेशन हुई है, और जो बिलो एल्बो एम्पुटेशन है वो जो प्रोस्थेसिस उसको लगी, जो पार्ट उसका बचा है वो बहुत शॉर्ट है, और अब आपने उसको प्रोस्थेसिस लगाई है, तो आप पेशेंट को कौन सी मूवमेंट सिखाएंगे प्रोस्थेसिस को कंट्रोल करने के लिए? इसमें ऑप्शंस वर स्कैपुलर प्रोटेक्शन, स्कैपुलर रिट्रैक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन, और शोल्डर एक्सटेंशन। इन जो कुलीग्स ने आंसर बताया है दैट इज़ शोल्डर फ्लेक्शन, के शोल्डर फ्लेक्शन करवा के ट्रेन करेंगे तो हम प्रोस्थेसिस का कंट्रोल सिखा सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। Next MCQ was, you are assessing a patient with diagnosis of knee strain. The knee joint shows a known capsular pattern. Which of the following are possible causes of restriction in the range of motion? Options were internal derangements, extra-articular lesions, ligamentous adhesions, or all of these. एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नी के अंदर भी कोई मसला हो सकता है, आर्टिकुलर सर्फेसिस के बाहर कोई इशू हो सकता है, लिगामेंट्स का इशू हो सकता है, क्योंकि हमें ये तो श्योर होगा कि कैप्सूल का इशू नहीं है क्योंकि नॉन कैप्सुलर पैटर्न है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन में रिस्ट्रिक्शन आ सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वाज एमसीक्यूज वाज इलेक्ट्रोमायोग्राफी किस चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, कि हम ईएमजी इसके लिए करते हैं। जो नर्व कंडक्शन स्टडी है वो नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज़ के लिए करते हैं। एमएमटी जो है वो मसल में स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए करते हैं। गोनियोमेट्री रेंज ऑफ मोशन के लिए करते हैं। तो ईएमजी के साथ जो सबसे सूटेबल ऑप्शन मैच करता था दैट वाज न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आपके पास एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है फॉल की 3rd फ्लोर से,
और उसको मल्टीपल इंजरीज हैं, लेकिन आप जब उसे असेस कर रहे हैं तो आपने एक इंजरी नोट की है जिसने एक ऐसे लिगामेंट को इंजर किया है जो कि बायलेटरली डेंस को बेस ऑफ स्कल के साथ कनेक्ट करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है? और इन चार ऑप्शंस के अंदर से जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज एलर लिगामेंट, और ये हमारे डेंस प्रोसेस को बायलेटरली बेस ऑफ स्कल पे जाके ये अटैच होता है और एक साइड पे ये डेंस के साथ अटैच होता है। MCQ number 69 was a patient presented to physiotherapy OPD who had a lesion of trapezius muscle. Which of the following you are most likely to find in this patient? Option A was weak abduction, and the other options were option B was about rotation, and option C was about scapular retraction, और option D एक detailed option था। और इसमें से जो I think that was correct option was weak abduction, कि हमारे पास जो इनिशियल एबडक्शन है वो सुप्रास्पिनेटस और डेल्टॉइड के साथ होती है टिल द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से आगे जो हमें असिस्ट करता है वो ट्रेपेजियस के अपर फाइबर्स हैं। हाँ, ट्रेपेजियस का रोल स्कैपुला की रोटेशन के अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर आई थिंक जो ऑप्शंस थे वो रिवर्स ऑप्शंस थे, कि अगर स्कैपुला अपवर्ड रोटेट करता है तो उन्होंने डाउनवर्ड का पूछा हुआ था। वीक एबडक्शन मुझे सबसे क्लोज मैच कर रहा था क्योंकि आई नो कि ये एक शोल्डर अबडक्टर है, और अगर इसका लीजन है तो आपकी अबडक्शन वीक हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आपके पास एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है जिसको 60 डिग्री नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं और उसको डिक्यूबिटस अल्सर बनने का भी रिस्क है। ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पेशेंट की फैमिली को नहीं देंगे? तो जो पहली ऑप्शन है कि आपने पेशेंट का जो वुंड है वो क्लीन एंड ड्राई रखना है, ऑब्वियसली हमने उसको इन्फेक्टेड नहीं होने देना। सेकंड वाज कीप द फुट पैड टू द व्हील चेयर एज हाई एज पॉसिबल। तो उसमें देखें कि जब एक पेशेंट व्हील चेयर पर बैठा है तो जो उसके फुट रेस्ट हैं वहाँ पे अगर उसने बिल्कुल नीचे हैं तो उसके नी जॉइंट मैक्सिमली फ्लेक्स्ड होंगे। जैसे जैसे आप फुट रेस्ट को आगे 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 लेते जाएंगे तो नी एक्सटेंशन की तरफ जाएगा। क्योंकि पेशेंट को नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो हम नहीं चाहते कि वो और वर्स हों। तो हम जो फुट पैड्स हैं वो जितने हाई रख सकेंगे नी उतना एक्सटेंशन में रहेगा, उतना सूटेबल है। थर्ड वाज नेवर यूज स्लाइडिंग बोर्ड टू शिफ्ट पेशेंट फॉर द व्हीलचेयर टू द बेड। अब अगर आपने न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी पढ़ी है सपोज पीटी न्यूरो की बुक और सुलेमान से, तो वहाँ पे ये मेथड्स होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट्स हैं, पैराप्लीजिया के पेशेंट्स हैं, उनको आप स्लाइडिंग बोर्ड यूज़ करते हैं व्हील चेयर से शिफ्ट करने के लिए। इसमें पेशेंट के फॉल के चांसेस कम होते हैं और आपकी एफर्ट भी कम लगती है। तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली हम फैमिली को सजेस्ट करेंगे। और ऑप्शन डी वाज प्रोवाइड कुशन ऑन द व्हील चेयर। कुशन हम ज़रूर देंगे कि पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस ना पड़े जब वो सिटिंग के अंदर हो, तो अल्सर बनने के चांसेस कम से कम हो। तो जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आप एक इन्फेंट को असेस कर रहे हैं और आप एक रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं जिस पे आप कोई बच्चे को अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस देते हैं और उसका एक एक्सटेंशन रिएक्शन आता है और एक स्टार्टल रिस्पॉन्स आता है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? इसमें प्रोटेक्टिव रिएक्शन वाज ऑप्शन, प्रोटेक्टिव एक्सटेंशन रिएक्शन, ग्रेस रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्स। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज मोरो रिफ्लेक्स, जिसके अंदर आप ये एक इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है जिसमें इनवॉलेंट्री प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स आता है। मतलब आप बच्चे को एकदम से हवा में उछाल दें या बच्चे को एकदम से सपोर्ट लूज कर दें तो वो फ़ौरन से एक प्रोटेक्टिव एक्सटेंशन रिएक्शन दिखाता है, और तो इस पूरे रिफ्लेक्स को हम मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आपके पास एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट फुट पेन है और पेशेंट सस्पिशन है कि पेशेंट को टार्सल टनल सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम के अंदर टेलस की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकती है? इधर इट इज़ एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन और नन ऑफ दीज। जहाँ तक मुझे याद है कुछ इस तरह का एमसीक्यू था, लेकिन मेरे कुछ कोलीग्स कहते हैं कि ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं था टार्सल टनल सिंड्रोम से रिलेटेड। लेकिन अगर सपोज था तो जो टार्सल टनल है वो आपके फुट के मीडियल साइड पर लोकेटेड है। तो अगर आपकी जो टार्सल बोन है वो एडक्शन में आएगी, अंदर की तरफ आएगी, तो ही वो इस टनल को अफेक्ट कर सकती है। तो अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू था तो उसमें जो टार्सल की एडक्शन मूवमेंट है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और अगर कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं था तो आप इसको जस्ट सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 73 कि आप एक पेशेंट देख रहे हैं जिसको पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन की गई है और अब आप उस पेशेंट को पीसीएल के बारे में बता रहे हैं कि पीसीएल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपने बतानी है जो कि पीसीएल जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या जो पीसीएल से लिंक नहीं है। ऑप्शन ए इज पीसीएल रेजिस्ट पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया ओवर फीमर।
कि टीबिया को फीमर के पीछे नहीं जाने देता। ऑप्शन बी वाज पोस्टीरियर फाइबर्स और पीसीएल आर मैक्सिमली टाइट इन नी एक्सटेंशन, कि जब आप नी एक्सटेंशन करते हैं तो पोस्टीरियर फाइबर्स टाइट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज के पीसीएल लैटरल मेनिस्कस के साथ अटैच है, एंड ऑप्शन डी इज पीसीएल असिस्ट इन मीडियल रोटेशन ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पहली तीन ऑप्शन हैं वो सारी ठीक हैं, और जो लास्ट ऑप्शन था कि इसकी असिस्टेंस है रोटेशन में, दैट वाज इनकरेक्ट। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन डी। MCQ number 74 was muscle re-education in comparing the use of cold pack and hot pack treatments. Which of the following statement is false? Option A was cold packs penetrate more deeply than hot pack. ऐसा ही होता है, कोल्ड ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करता है एज कम्पेयर टू हॉट पैक। कोल्ड इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड हीट डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऐसा ही है। जब आप कोल्ड अप्लाई करते हैं तो ब्लड फ्लो वेजो कंस्ट्रिक्शन जाती है, विस्कोसिटी बढ़ती है, हीट में वेजो डायलेशन है, विस्कोसिटी कम होती है। ऑप्शन सी कोल्ड डिक्रीजेज स्पाज्म बाय डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू मसल स्पिंडल्स एंड हीट डिक्रीजेज स्पाज्म बाय डिक्रीजिंग नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ये बिल्कुल रिवर्स है कि कोल्ड जब आप एक्ट करता है तो वो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को कम करता है, और जब आपके पास हॉट पैक एक्ट करता है वो आपकी मसल स्पिंडल की सेंसिटिविटी को कम कर देता है कि मसल स्पिंडल सेंसिटिव ना हो, कॉन्ट्रैक्शंस ना हो और मसल्स रिलैक्स कर जाएं। और ऑप्शन डी वाज कोल्ड डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, हीट इंक्रीज डिक्रीजेज द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, हीट का यहाँ पे इंक्रीजेस आएगा। तो जब कोल्ड अप्लाई करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपटेक भी कम होगा। हीट अप्लाई करेंगे, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, वेजो डायलेशन होगी, इंक्रीज अपटेक भी, जो ऑक्सीजन अपटेक है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ऑप्शन सी। MCQ नंबर 75 was which position puts maximum stress on the common peroneal tract? ऑप्शंस जो आपके सामने हैं ये थे, और इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर देखा जाए जो कॉमन पेरोनियल ट्रैक है वो बेसिकली आपके फुट के लेटरल साइड पे आता है, और जो कॉमन पेरोनियल नर्व्स हैं वो उनको हम अगर हमने उसको स्ट्रेच करना है, उस पे मैक्सिमम टेंशन डालनी है, तो हमने उसके ऑपोजिट मूवमेंट्स लेके जानी है। तो आई वॉज कन्फ्यूज अब इन फुट प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सी फ्लेक्शन के, आप अगर तो आप उस ट्रैक को पढ़ें, अगर वो ट्रैक इनवर्ट साइड से आ रहा है फुट के, तो आप फुट को इवर्जन में ले जाएं, और अगर फ्रंट से आ रहा है शिन वाली साइड से तो फुट को प्लांटर फ्लेक्शन में ले जाएं, और अगर हम इवर्जन में लेके जा रहे हैं तो एबडक्शन में ले जाएं। मतलब ये सारी जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कंफ्यूजिंग। तो आपको पहले कॉमन पेरोनियल ट्रैक को पढ़ना पड़ेगा कि वो पास कहाँ कहाँ से कर रहा है, और जिस जिस जगह से पास कर रहा है उसके ऑपोजिट मूवमेंट कर देनी है। अगर शिन के पास से है तो प्लांट फ्लेक्शन कर देनी है, अगर काफ से आ रहा है तो डोर्सल फ्लेक्शन कर देनी है। तो वो हमारे पास उस पे स्ट्रेस आएगा। इस एमसीक्यू का जिसको एग्जैक्ट आंसर पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको क्लैरिफाई कर दें। और एक हमारे पास एमसीक्यू था कि जब आप पेशेंट के साथ वर्क कर रहे हैं ergonomics के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने सबसे पहली चीज़ पे फिजियोथेरेपिस्ट क्या चेक करता है, ऑप्शन और जॉब ड्यूटीज़ एंड डिमांड्स और वर्क इन्वायरमेंट सोशलाइजेशन वर्क स्टेशन एनालिसिस, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज जॉब ड्यूटीज़ एंड डिमांड्स के सबसे पहले एर्गोनॉमिक असेसमेंट के अंदर जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ जॉब ड्यूटीज़ के। हो सकता है जो पेशेंट है उसका काम ओवरहेड एक्टिविटीज़ का, उसने कार्टन को उठा के ऊपर वाले शेल्फ्स में रखना हो, या उसका काम नीचे बैठ के करने वाला हो, या उसका काम डेस्क पे बैठ के होने वाला हो। तो वो जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप पेशेंट की किसी तरह मदद नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज जॉब ड्यूटीज़ एंड डिमांड्स। ये हमारे पास टोटल आई थिंक 76 एमसीक्यूज़ हैं। जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं जिसमें से 3 से 4 आपके फिजियोथेरेपी के हैं, और जो 20 एमसीक्यूज़ हैं वो जनरल नॉलेज के हैं, उसको हम इंशाल्लाह पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।